नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने जब से संसद में ये कहा है कि बीजेपी 370 सीटें ला रही है, तब से मीडिया का ओपिनियन पोल्स भी 370 से अधिक सीटें बीजेपी को दे रहे हैं। हालांकि हम ओपिनियन पोल्स को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये एक इत्तेफाकी है कि जी न्यूज मैट्राइज का सर्वे बीजेपी यानी एनडीए को 377 सीटें 2024 के चुनाव में दे रहा है। इंडिया को 94 सीटें दे रहा है। इसके अलावा अन्य के खाते में 72 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस अन्य में टीएमसी, पंजाब में आम आदमी पार्टी जैसे दल भी शामिल हैं। इसके अलावा यूपी के 80 सीटों में एनडीए को 78 सीटें जा रही हैं और इंडिया को मात्र 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप सर्वे को मानते हैं या नहीं मानते हैं। हालांकि नतीजे सर्वे जैसे भी हो सकते हैं और एकदम उलट भी हो सकते हैं। जी न्यूज और मैट्राइज के सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में टीएमसी सबसे अधिक सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी को 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 17 सीटें मिल सकती हैं। वहीं महाराष्ट्र में 48 सीटों में से एनडीए 45 सीटों पर कब्जा करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा इंडिया को 3 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में सीटों में से 5 सीटें बीजेपी को जा रही हैं और दिल्ली में भी 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी न्यूज और मैट्राइज के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश के 29 सीटों में से 28 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा राजस्थान में बीजेपी 25 की 25 सीटें जीत सकती है। वहीं बिहार में 40 सीटों में से एनडीए के खाते में 37 सीटें जा सकती हैं और इंडिया के खाते में सिर्फ 3 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी को 5 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 3 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी को 3 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा 1 सीट श्रोमणी अकाली दल को भी जा सकती है। हालांकि ये ओपिनियन पोल है, किसी का नतीजा नहीं। जी न्यूज और मैट्राइज के सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में केरल की कुल 20 सीटों में से इंडिया अलायंस को 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सर्वे की माने तो यहाँ बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में केरल की 20 सीटों पर इंडिया अलायंस को सबसे ज़्यादा 76% वोट मिल सकता है। वहीं एनडीए को 16%, जबकि अन्य को 8% वोट मिलने का अनुमान है। जी न्यूज मैट्राइज के मुताबिक तमिलनाडु में इंडिया का जलवा दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु की कुल 39 सीटों में एनडीए को 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 36 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। जी न्यूज और मैट्राइज के सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की कुल 17 सीटों में बीजेपी को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को सबसे अधिक 9 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीआरएस और एआईएमआईएम के खाते में कुल मिलाकर 3 सीटें जा सकती हैं। जी न्यूज और मैट्राइज के सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश की कुल 25 सीटों में से सबसे अधिक सीटें वाईएसआरसीपी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसको 19 सीटें जा सकती हैं, जबकि टीडीपी को 6 सीटें मिल सकती हैं। अभी तक के सर्वे में कांग्रेस और बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। जी न्यूज और मैट्राइज के सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में एनडीए को 23 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को मात्र 5 सीटें मिल सकती हैं। कर्नाटक की कुल 28 सीटों में सबसे ज़्यादा 23 सीटें बीजेपी जेडीएस गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में काफ़ी खींचतान और हंगामे के बीच बजट पास हो गया है। सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्पीकर ने स्थगित कर दिया है। इससे पहले जब स्पीकर ने 15 भाजपा विधायकों को निष्कासित कर दिया, तो भाजपा के 10 विधायकों ने भी सदन का बहिष्कार कर दिया। इस तरह हिमाचल की कांग्रेस सरकार बुधवार को फिलहाल बच गई, लेकिन सरकार का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा राज्य सरकार के खिलाफ देर सवेर अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मैं योद्धा हूं और हर लड़ाई युद्ध की तरह लड़ा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। ये आम आदमी की सरकार है। इसके साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीजेपी के कुछ विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि कुछ उनके साथ के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। बीजेपी जो ड्रामा कर रही है वो अच्छे कलाकार हैं। मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उनमें से एक विधायक रवि ठाकुर हैं। बुधवार को शिमला में पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि वो किस पार्टी के साथ हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी।
मंगलवार को जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी उन्हें हरियाणा के पंचकुला ले जाया गया था। हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल चरम पर है। हिमाचल प्रदेश में उपजे राजनीतिक संकट को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट में बीजेपी के रवैये को अनैतिक और असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रियंका गांधी ने लिखा, लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपनी इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन भाजपा धनबल, एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। इस मकसद के लिए जिस तरह भाजपा सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है वो देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। 25 विधायकों वाली पार्टी अगर 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है तो इसका मतलब साफ है कि वो प्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त पर निर्भर है। प्रियंका ने लिखा कि इनका ये रवैया अनैतिक और असंवैधानिक है। हिमाचल और देश की जनता सब देख रही है। जो भाजपा प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेशवासियों के साथ खड़ी नहीं हुई, अब प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है। हिमाचल की सियासी उठापटक के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कुछ कठोर निर्णय लेना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सबकी बात सुनकर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजी जाएगी। जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कांग्रेस अध्यक्ष इस रिपोर्ट के आधार पर जो भी निर्णय लेना होगा वो जरूर लेंगे। हो सकता है कि कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, लेकिन इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। संगठन सर्वोपरि है, कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि है। हिमाचल का जनादेश कांग्रेस को जनता का जनादेश है, इससे विश्वासघात नहीं होने देंगे। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार संकट में घिर गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व को लेकर सवाल उनके विधायक ही उठाने लगे हैं। मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट किया था और कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी हार गए थे। अब बुधवार को सुक्खू कैबिनेट से विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कहा जाता है कि प्रतिभा सिंह खुद सीएम बनना चाहती थीं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया था। विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी कोई होर्डिंग नहीं थी जिस पर वीरभद्र सिंह की तस्वीर नहीं थी। मतदान से एक दिन पहले पार्टी की तरफ से अखबारों में विज्ञापन दिया गया और वीरभद्र सिंह की तस्वीर के साथ कहा गया कि उन्हें याद रखना, जिन्होंने हमें समर्थन दिया उनके प्रति मेरी जवाबदेही है। मेरे लिए यह भरोसा ज्यादा बड़ा है ना कि पद। लेकिन पिछले 1 साल में विधायकों की अनदेखी हुई है। विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की गई है। लगातार इन विषयों को पार्टी हाईकमान के सामने उठाया गया है, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इसी का नतीजा है कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा इस समय में इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार से इस्तीफे की पेशकश करने वाले मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर असमंजस बरकरार है। एक तरफ विक्रमादित्य ने कहा है कि वो स्थिर सरकार के लिए काम करते रहेंगे, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। सीएम सुक्खू ने कहा, विक्रमादित्य से मेरी बात हुई है, उनका कुछ कारण था, वो हमारे छोटे भाई हैं, हम उससे बात करेंगे। उनका इस्तीफा स्वीकार करने का कोई औचित्य ही नहीं है। उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। कुछ नाराजगी है तो उसे हम दूर करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ अयोग्य करार देने का प्रस्ताव लाया जाएगा। इस पर आज 4 बजे सुनवाई होगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्यसभा चुनावों में जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने बीजेपी को हराकर जीत हासिल की थी और अब वे उन वोटरों को क्या जवाब देंगे। वो हमें बीजेपी आरएसएस के बारे में सूचनाएं देते थे, अब हमें कौन सी सूचनाएं देगा। उन्होंने कहा कि पीडीए परिवार बढ़ रहा है और इसकी वजह से बीजेपी नर्वस है और अन्य पार्टियों को तोड़ रही है। बीजेपी को एक अलग सहयोगी दल या गुट बना देना चाहिए, भाजपा सिद्धांतहीन। इसमें शामिल करें सब लोगों को। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से एक पुराने माइनिंग घोटाले के संबंध में बतौर गवाह समन भेजकर तलब किया है। करीब 6 साल से यूपी में भाजपा सरकार है, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी को पुराने मामले की याद अब आई है।
यूपी में अवैध खनन मामले में ई टेंडरिंग प्रक्रिया में कथित उल्लंघन का आरोप लगने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत पहले जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई को अब उस केस की याद आई। उसने अखिलेश यादव को गुरुवार 29 फरवरी को गवाह के तौर पर तलब किया है। लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बसपा नेता और आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे शाह आलम गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। जमाली के सपा में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हमेशा उनका सम्मान रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने संकट पैदा किया है, संविधान को बदलने की नीयत है और इसी के साथ साथ पूरी तरह से लोकतंत्र की जितनी भी मान्यताएं थीं उनको समाप्त करने की कोशिश की है। तो देश को बचाने का काम पीडीए के लोग करेंगे ही। पीडीए के साथ साथ देश में सबसे दुखी किसान, नौजवान और मुसलमान हैं। उसकी लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। आज हम गुड्डू जमाली और उनके साथ आए सभी का स्वागत करते हैं। कांग्रेस की केरल यूनिट ने बुधवार को कहा कि पार्टी नेतृत्व ने राहुल गांधी से आगामी आम चुनावों में वायनाड से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। बता दें, राहुल गांधी अभी भी वायनाड से ही सांसद हैं। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्रीय चुनाव समिति इस संबंध में फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की राज्य यूनिट ने राष्ट्रीय नेतृत्व से पुरजोर मांग की कि गांधी वायनाड से चुनाव लड़ें। पार्टी सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 7 मार्च को दाहोद जिले के झालोद में गुजरात में प्रवेश करने वाली है और 10 मार्च को महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले राज्य में अपने प्रवास के दौरान लगभग 467 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि 14 जनवरी को शुरू हुई 6700 किलोमीटर की मणिपुर से मुंबई यात्रा बड़ी जनजातीय आबादी वाले 7 जिलों से होकर गुजरेगी और गुजरात चरण के दौरान 26 लोकसभा सीटों में से 14 को कवर करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मची सियासी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद आए राजनीतिक भूचाल के बाद अब कांग्रेस को असम में भी बड़ा झटका लगा है। यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राणा गोस्वामी ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। केसी वेणुगोपाल को भेजे अपने इस्तीफे में राणा गोस्वामी ने इस्तीफा देने की वजहों के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। उन्होंने बस ये लिखा कि वो असम कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफा दे रहे हैं। बता दें, 2 सप्ताह के समय में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने 3 कार्यकारी अध्यक्षों में से 2 को खो दिया है। विधायक राणा गोस्वामी अब भाजपा में शामिल हो सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य विधानसभा बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अतिरिक्त वकील को सुनने के बाद 26 फरवरी को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार को बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने इस मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी 2 बेटियों मीसा भारती एवं हेमा यादव को नियमित जमानत दे दी है। इस केस में राबड़ी देवी अपनी दोनों बेटियों के साथ बुधवार को कोर्ट में पेश हुई। उनके अधिवक्ता ने कोर्ट से उन्हें नियमित जमानत देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। केंद्र सरकार सीएए को लागू करने के लिए कमर कस चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले मार्च में ही इसकी अधिसूचना जारी कर सकता है। सीएए का नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो जाएगा। कांग्रेस ने मंगलवार को मोदी सरकार पर चुनाव से पहले झूठी कहानियां गढ़ने की हताशा में डेटा की विश्वसनीयता को नष्ट करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार के अनुसार अगर देश में सिर्फ 7 करोड़ लोग ही गरीब हैं तो देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों देना पड़ रहा है। देश के 35 करोड़ लोगों के पास आवाजाही का कोई साधन और 45 करोड़ लोगों के पास टीवी क्यों नहीं है। रोजमर्रा की चीजों में भी गिरावट आई है, जो साबित करता है कि लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मोदी सरकार ने आत्मविश्वास से झूठ बोला, लेकिन जमीनी हकीकत ने बड़े बड़े दावों में छेद कर दिया। मणिपुर में ताजा तनाव बढ़ने पर सेना को बुलाया गया है। मेती संगठन अरामबाई तेंग गोल के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का उनके आवास से कथित तौर पर अपहरण करने के उपरांत असम राइफल्स की 4 टुकड़ियों को इम्फाल पूर्व में तैनात किया गया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी।
बीसीसीआई ने उन खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है जिन्हें टीम इंडिया का सालाना अनुबंध दिया गया है। इसमें ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है। बीसीसीआई की ओर से जारी बयान में यह बताया गया है कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को सालाना कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखा गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।